हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा था। FOG और GOF होता क्या है, क्यों, कब परिभाषित होगा, कब परिभाषित नहीं होगा, उस पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था और बोला था कि क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। आज हमने RBSC बोर्ड के किताब के कुछ उदाहरण ले रखे हैं। जैसे लिख दिया, उस RBSC बोर्ड की किताब का है सारे। ये उदाहरण नंबर 1 है, ये उदाहरण नंबर 2, 3 है, एग्जाम्पल नंबर 6 और ये क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा, जिससे आपका FOG और GOF पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 RBSC बोर्ड की ये बुक है, जहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन ले रखा है। इसमें दिया है उदाहरण नंबर 1 में कि कोई समुच्चय A है जिसके एलिमेंट्स क्या है, चाहे अवयव क्या क्या है, 1 2 3 है। कोई सेट्स या समुच्चय B है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 4 5। कोई समुच्चय C है जिसके एलिमेंट्स कौन कौन है, 7 8 9। ये दे रखा है। फिर बोला है कि कोई F फलन है, कहाँ से कहाँ परिभाषित है, A से B। G फलन है, कहाँ से कहाँ परिभाषित है, B से C। और बोला है कि 1 पर फलन F का मान 4 है, 2 पर फलन F का मान 4 है, 3 पर फलन F का मान 5 है, 4 पर फलन G का मान 8 है, 5 पर फलन G का मान 9 है। तो आपको क्या निकालना है, GOF। तो GOF कहां से कहां परिभाषित होगा, मतलब GOF का प्रांत और परिसर क्या बनेगा। तो कल मैंने बताया था कि GOF कहां से कहां परिभाषित होगा, F का प्रांत होगा और G का सह प्रांत होगा या परिसर होगा। सह प्रांत के अंदर ही परिसर आता है, तो सह प्रांत बोलो या परिसर बोलो। F का क्या हो, प्रांत हो, G का क्या हो, सह प्रांत या परिसर हो। तो F का प्रांत क्या है, देखो तो ऊपर से F का प्रांत ऊपर क्या है, A, जहां से चलते हैं वो होता है प्रांत। G का परिसर या सह प्रांत देखो, जहां पे खत्म होता है G, कहां पे खत्म हो रहा है, C पे। तो A से C मतलब हो गया कि GOF में आप प्रांत क्या होता है जो अपन लेते हैं, तो GOF में आप कहां से लोगे, किस समुच्चय से उठाओगे, किस समुच्चय से उठाओगे, समुच्चय A से उठाओगे। वो कहां मिलना चाहिए, C पे जाकर मिलेगा। देखते हैं। तो GOF निकालने जा रहा हूं, क्योंकि एक ही बोला, FOG नहीं बोला है, केवल GOF बोला हुआ है। तो GOF A है, A में पहला फर्स्ट एलिमेंट्स कौन है, 1। तो GOF 1 का मान निकालते हैं। तो ये 1 किसके साथ लग जाएगा, F के साथ। कल X था तो X लग रहा, X को मैं लगा रहा था F के साथ, यहाँ पर 1 है तो 1 को लगाऊंगा। तो यहाँ पर F1 का मान देखो, ऊपर से दिया हुआ है सब कुछ। F1 का मान क्या है, F1 का मान कितना है, 4। G4 का मान देखो, वो भी दे रखा है, G4 का मान दे रखा है, अपने पास गया। G4 का मान कितना दे रखा है, 8। तो आपको GOF1 का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। ऐसे ही GOF A से C में है, तो GOF A में दूसरा एलिमेंट देखो कौन है, 2 है, तो 2 का निकालते हैं। तो G, अब ये 2 किसके साथ लग जाएगा, F के साथ लग जाएगा। बोलो F2 का मान ऊपर से, ऊपर दे रखा है। F2 का मान कहाँ गया, ये है, कितना है, 4, ये भी दे रखा है। G4 का मान तो 8 दे रखा है, ये हो गया GOF2। ऐसे ही आपको GOF A में और कोई अवयव है, 1 का हो गया, 2 का हो गया, अभी 3 बचा हुआ है, 3। ये अब 3 किसके साथ लगेगा, F के साथ लगेगा। F3 का मान ऊपर से बोलो, F3 का मान ऊपर से बोलो क्या है, आ गया। F3 का मान कितना है, 5। G5 का मान कितना दे रखा है, G5 का मान देखो, ये दे रखा है 9। कितना हो गया, ये हो गया 9। ये हो गया GOF3। बस आपको ये निकालना। अब आगे कोई है ही नहीं, आपको पता है प्रांत को में कोई भी अवयव आपको खाली नहीं छोड़ना है। मैंने 1 का भी संबंध बना दिया। 1 का संबंध किसका बना, GOF1 का मान कितना मिला, 8। तो 1 का संबंध 8 से, इधर 2 का संबंध 8 से, 3 का संबंध किस हो गया, 9 से हो गया।
किसी को खाली नहीं छोड़ना होता है। तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो ले। इसके बाद आप बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास क्या है इसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 में आपको दे रखा है कि कोई फलन f है, r से r है, और फलन f की परिभाषा क्या दे रखी है, sin x। ऐसे ही कोई फलन g है, r से r है, और क्या दे रखा है आपको, x स्क्वायर दे रखा है। तो आपको बोला है कि जी ओ एफ निकालिए और क्या निकालिए, एफ ओ जी निकालिए। इसमें प्लस पॉइंट है r से r, r से r। अच्छा, r क्या था, कौन सी संख्या थी, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या थी, वास्तविक संख्या। तो एक थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं कि सारी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उप समुच्चय होती हैं पूर्ण संख्या की। जितने भी पूर्ण संख्या होती हैं वो किसके उप समुच्चय होते हैं, आई और जेड। इसको क्या बोलते थे, पूर्णांक। क्या बोलते थे, पूर्णांक। एन डब्ल्यू का, डब्ल्यू आई या जेड का, ये किसका उप समुच्चय होगा, क्यू का। क्यू मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या। और क्या होता है, आर। आर किसका होगा, ये होगा सी। ये सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th में मैंने लिखवाया था, आप यहाँ पर भी नोट कर लीजिए। मतलब ये हो गया कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी, वो डब्ल्यू में होती हैं या पूर्ण संख्याएं में होती हैं। कारण एन में क्या होता है, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या में क्या आती, 0 1 2 3 4। उप समुच्चय का मतलब क्या हो गया, एन के सभी अवयव डब्ल्यू में होने चाहिए। तो क्या एन के सभी अवयव डब्ल्यू में होंगे, हाँ होंगे। कारण 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डब्ल्यू में है, और एक्स्ट्रा कौन आ जाता है, 0 आ जाता है। ऐसे ही सारे डब्ल्यू आपको आई में मिलेंगे, सारे आई पूर्णांक संख्याएं क्यू में मिलेंगी, मतलब परिमेय संख्या मिलेंगी। सारी परिमेय संख्या किस में मिलेंगी, वास्तविक संख्या में। सारी वास्तविक संख्या किस में मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या है अपने पास, कोई फलन f r से r है, फलन की परिभाषा क्या है, sin x है। कोई फलन g है r से r, फलन g की परिभाषा क्या है, x स्क्वायर है। तो जी ओ एफ और एफ ओ जी आपको निकालना है। तो पहले तो ये पता करो कि जी ओ एफ परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि क्या था, एफ का परिसर उप समुच्चय हो जी के प्रांत का। एफ का परिसर सभी आर है, तो आर आर का उप समुच्चय होगा, इसलिए जी ओ एफ परिभाषित होगा। अच्छा, जी ओ एफ कहां से कहां परिभाषित होगा, मतलब जी ओ एफ का प्रांत और परिसर क्या होगा, बोलो जल्दी से। बताया था, इसका उल्टा हो जाता है। एफ का परिसर है तो एफ का क्या बन जाएगा, प्रांत। एफ का प्रांत क्या है, उसमें तो सभी आर है, आर। और जी का परिसर भी क्या है, आर है। ये होता है प्रांत, दूसरे नंबर बनता है परिसर। इस सह प्रांत या परिसर, सह प्रांत में ही आपका क्या निकल जाता है, परिसर रहता है। तो जी ओ एफ आर से आर में परिभाषित होगा, ये लिखना जरूरी है कि उसका भाई जो भी फलन निकाल ले उसका प्रांत भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, परिसर भी होना चाहिए। प्रांत भी होना चाहिए और परिसर भी होना चाहिए। अब जी ओ एफ निकालता हूं, जी ओ एफ एक्स। अब एक्स किसके साथ लग जाएगा, एफ के साथ। क्या बन जाएगा, जी एफ एक्स। जी एफ एक्स समान 10 से बोलो, दे रखा है यहाँ पर। एफ एक्स समान क्या है, साइन एक्स है। एफ एक्स समान क्या है, साइन एक्स है। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स के साथ कौन आ गया, जी। जी के पास पहुंचो, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो क्या करोगे आप, बोलो जल्दी से। इस फलन जी में जहां जहां एक्स होगा वहां क्या रख दोगे, साइन एक्स। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर आप क्या रख दोगे, साइन एक्स। तो देखो मैं रख रहा हूँ इस एक्स की जगह पे अब क्या रखूंगा, साइन एक्स। तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स। और उसका क्या है, एक्स का स्क्वायर है, इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। ये क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब अपन लिखते हैं, अब आपको बोला कि जी ओ एफ और एफ ओ जी भी निकालने के लिए बोला था अपन। एफ ओ जी लिख लो, एफ ओ जी परिभाषित होगा
यदि क्या हो, जल्दी से बोलो, जी का परिसर उपसमुच्चय हो एफ के प्रांत का, जी का परिसर आर, सब कुछ आर आर है, तो इसलिए एफ ओ जी परिभाषित होगा, इसलिए एफ ओ जी परिभाषित होगा। यहाँ बगल में मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ आपको, यहाँ पे निकाल देता हूँ आपका एफ ओ जी निकालना है, क्योंकि परिभाषित कहाँ से कहाँ होगा, जी का प्रांत एफ का परिसर, जी का प्रांत भी आर है और एफ का परिसर भी क्या है, आर है, में परिभाषित होगा। भूलना मत, ये सब लिखते रहना आप सब। अब निकालते हैं अपन एफ ओ जी एक्स एफ, अब ये एक्स किसके साथ लगने वाला है, जी एक्स के साथ लगा दो, एफ जी एक्स का मान बोलो, जी एक्स का मान इधर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया। अब आते हैं एफ के पास जाते हैं, क्योंकि फलन एफ आ गया, एफ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, मतलब एफ में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन है, साइन तो लिख दो, यहाँ पर एक्स है तो इस एक्स क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया एफ ओ जी। अब थोड़ा सा बात यहीं पे कर लेते हैं, एक प्रमेय भी अपने को दे रखा है 1.1 प्रमेय थ्योरम कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन सदैव नहीं करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर, मैंने क्या बोल रहा हूँ, बोलने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन सदैव नहीं करती है, सदैव नहीं करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन सदैव नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कहना क्या चाह रहा है, क्रम विनिमय आपने 11th में पढ़ा था, बताया था। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, इसको समझो। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि क्रम, ये क्रम हो गया, आइए नेक्स्ट सब क्या, विनिमय है। क्रम को विनिमय कर दो, क्रम को विनिमय मतलब क्या होगा, विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, आपस में बदल दो। क्रम विनिमय का मतलब क्या हो गया, आपस में बदल दो। आपस में बदलने का मतलब ये हो गया, बचपन में हमने पढ़ा था 5 + 3 करोगे तो क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब इन दोनों का क्रम बदल दो, मतलब ये 3 दूसरे नंबर पे है तो इसको पहले नंबर, क्रम बदल दो। यहाँ क्या कर दो, 5, आंसर कितना है, 8। आप चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों ही कंडीशन में आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब क्या हो गया कि योग जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दोनों का क्रम बदलने पर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आंसर क्या हुआ आपका चेंज नहीं हुआ। अब यही काम 5 - 3 कर तो कितना आएगा, 2। अब क्रम बदल दो, 3 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो माइनस जो है अपना, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं। क्रम को बदलने पर आंसर में चेंज नहीं होना चाहिए, क्रम को बदलने पर आंसर में क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज नहीं होता है तो बोलते हैं कि जो भी संक्रिया है, प्लस अपनी एक संक्रिया एक माइनस है, संक्रियाएं ये क्या कर रही है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। यदि आंसर चेंज करने के बाद आंसर बदल जाए तो बोलेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। अब यहाँ पर बात कर ले, यहाँ पर हमने निकाला GOF, यहाँ क्या निकाला है, FOG। देखो दोनों का क्रम बदल दिया, यहाँ पर G पहले नंबर पे था, यहाँ पर दूसरे नंबर पे चला गया। यहाँ पर
एफ पहले नंबर पे है, यहाँ पे एफ सॉरी दूसरे नंबर पे है, एफ कहाँ पे चला गया, पहले नंबर पे चला गया। तो यहाँ क्रम बदलने पर क्या आंसर सेम है, ये आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर। क्रम बदलने पर आंसर क्या हो गया, बदल गया। तो इसका मतलब हो गया संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। लेकिन मैंने एक शब्द यूज किया सदैव, सदैव नहीं करती है, मतलब कभी कभी कर जाती होगी। सदैव मतलब वहां पे डाउट है। अब इसका मतलब हो गया कभी कभी करती होगी। तो कुछ ऐसे फलन होंगे कि दोनों को संयुक्त करूंगा तो दोनों में आंसर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझा दे रहा हूं कि चेंज होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर इस वाले उदाहरण में क्या हुआ, क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रही है, संयुक्त फलन नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसे दो फलन आए जिनका मैं संयुक्त निकालूं और क्या हो जाए, वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर जाए। अब वो देखते हैं करता है कि नहीं करता है। अब मैं अपने मन से एक उदाहरण ले रहा हूं जिसकी वजह से देखते हैं कि वो कर जाएगा, करता है कि नहीं करता। मान लो कोई फलन मैंने एफ एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर, कोई जी एक्स ले लिया, एक्स ले लिया, और दोनों को आर से आर कर देगा क्योंकि परिभाषित हो जाएगा। सभी क्या है, आर से आर। केवल समझाने के लिए यहाँ पर शायद इस वाले में क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन शायद कर जाए। तो आप निकालो एफ ओ जी, जल्दी से बात करते हैं। एफ क्या हो जाएगा, जी एक्स, जी एक्स मान ऊपर से बोलो जल्दी से, जी एक्स मान कितना है, एक्स है। ये तो एफ एक्स बन गया, एफ एक्स का डायरेक्ट मान क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। ऐसे आप बात करोगे जी ओ एफ की, ये क्या बन जाएगा, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स मान कितना है, जल्दी से बोलो, एफ एक्स मान कितना है, एफ एक्स मान कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रख दिया। अब जहां जहां एक्स होगा जी में वहां क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, दोनों क्या है, बराबर हो गया। ये वहां पे क्या होता है, आपको बोला जाता है कि संयुक्त फलन क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन सदैव नहीं कर, कभी कभी कर जाएगा, कभी कभी नहीं कर। आपसे कोई बोलेगा क्या संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो आप वहां पे ये बताना कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। अब आते हैं अपन उदाहरण नंबर 3 पर। अब उदाहरण नंबर 3 पर स्क्रीनशॉट ले लेना आप समझने के लिए। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है सब संयुक्त फलन, और जो उदाहरण नंबर 2 है वहां पे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में आपको दे रखा है कि क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 3 में दिया है कि कोई फलन है f, वो n से z में है और उसकी परिभाषा क्या है, 2x है। उसकी परिभाषा क्या है, 2x है। कोई फलन g है, कहां से कहा है, z से q, gx क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, x + 1/2। तो आपको क्या निकालना, एफ ओ जी और जी ओ एफ। तो अब मैंने बताया था कि जब ये संख्याएं पढ़ाया था आपको, ये संख्याएं जब पढ़ाया था तो बोला था कि आपको अब ये नहीं देगा कि n का मतलब क्या है, z का मतलब क्या है, q का मतलब क्या है। आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। n मतलब प्राकृत संख्या, z मतलब पूर्णांक संख्या, q मतलब परिमेय संख्या। तो आपको इन दोनों फलन की कहां से कहां परिभाषित है, ये कहां क्या होगा। अब आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है। तो बात कर लेते हैं अपन एफ ओ जी पहले नंबर पर। एफ ओ जी परिभाषित होगा, जल्दी से लिखो, परिभाषित कब होगा, परिभाषित होगा यदि जी का परिसर उपसमुच्चय हो, किसका हो, एफ के प्रांत का। जी का परिसर बोलो जल्दी से, जी का परिसर उधर कहां से दिखेगा, जी यहाँ पर है जहां पे खत्म हो, ये हो गया क्यू। फिर एफ के प्रांत का, एफ का प्रांत क्या, एन। अब देखो क्या क्यू एन का उपसमुच्चय होता है, सारे क्यू एन में होते हैं, सारे क्यू एन में होते हैं। ये देखो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, एन क्यू का है, क्यू एन का नहीं होगा। जब ये उल्टा हो जाए, क्यू इधर आने का प्रयास करे, क्यू इधर आ गया, एन इधर चला गया, तो उपसमुच्चय नहीं होता है। वैसे भी आप दिमाग में उठा लो, 3/2 परिमेय संख्या है, क्या 3/2 आपको एन में मिलेगा, क्योंकि उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, इसके सारे अवयव इसमें होने चाहिए। तो सारे क्यू 3/2 क्यू है, परिमेय संख्या है, क्या इसमें है,
n में नहीं है, ये 1.5 आपको पर प्राकृतिक संख्या में नहीं मिला, तो ये उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए FOG परिभाषित नहीं होगा। इसलिए आपको बताया था कि बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो फलनों को संयुक्त करना है, तो ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा संयुक्त कर देते हैं, नहीं, पहले धैर्य रखो और एक सेकंड देख लो कि क्या उसका परिसर उसके प्रांत का उपसमुच्चय है, तभी अपन अगर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बोल देंगे कि भाई परिभाषित नहीं होगा। अब बात करते हैं GOF की, क्योंकि दोनों पूछा है क्वेश्चन में, FOG पूछा था और GOF पूछा था। अब GOF परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि F का परिसर उपसमुच्चय हो G के प्रांत का। F का परिसर बोलो जल्दी से, F का परिसर क्या है? Z है, F का परिसर Z। G के प्रांत, G का प्रांत भी क्या है? Z है। Z का उपसमुच्चय होगा, हाँ होगा, इसलिए GOF परिभाषित होगा। अच्छा, GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा? उसका प्रांत और परिसर क्या होगा, कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, जल्दी से बोलो। मतलब क्या होगा? F का प्रांत और G का परिसर। F का प्रांत क्या है? F का प्रांत N है, F का प्रांत क्या है? N है, और G का परिसर क्या है? Q है। N से Q में क्या होगा? परिभाषित होगा, N से Q में परिभाषित होगा। अब GOF निकालते हैं। अब तो कोई काम बचा नहीं है, जब पता चल जाए परिभाषित हो तो GOF निकालोगे तो क्या बनेगा? GFX बोलो, GFX का मान बोलिए वहां से। GFX का मान कितना दे रखा है? 2x दे रखा है। कितना दे रखा है? 2x। अब क्या आ गया? G के पास जाओ, यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या है? 2x है, तो मतलब फलन G में जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे? 2x। तो फलन G में ध्यान से देखो तो यहाँ पर x है, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा? 2x आएगा। प्लस में 1 है, प्लस में 1 कर दो, बटे में 2, ये आ जाएगा GOF। इसका FOG क्या था? परिभाषित नहीं था, FOG परिभाषित नहीं था, नोट कर लो। अब यहां पर नोट करने के बाद आपको बात करूंगा कुछ और आगे। एक उदाहरण नंबर 6 है, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 में देखिए, थोड़ा सवाल पढ़िए अपने बुक में।